फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं, पिता का यह कथन। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात। जो ये कथन होते हैं जिसमें कि किसी एक जेंडर को जो है विशेष महत्व दिया जाता है, जैसे कि हमारे समाज में जो रूढ़िबद्ध धारणाएं चली आ रही हैं बहुत पहले से कि लड़के रोते नहीं, लड़कियां घरों के काम करती है, लड़के बाहर के काम करते हैं, तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को। ठीक है, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं को। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। देखिए यहाँ पर चुनौती नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर पहले तो जो चीज़ें चली आ रही है उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। लैंगिक भेदभाव को कम करता है। देखिए कम करने की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर तो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। देखिए लैंगिक समानता को नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि समानता की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में। यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। देखिए जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है कभी भी ये नहीं कहती कि हमें अटल पाठ्यक्रम यानी जो बिल्कुल फिक्स्ड होता है ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं कहती है। हमें तो फ्लेक्सिबल पाठ्यचर्या बनानी चाहिए। ठीक है, जिसमें कि विद्यार्थी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंज की जाए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जब भी अटल की बात हो तो वो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन की बात करते हैं। चाहे आपका एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया या फिर प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होने वाला। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। देखिए जब भी कंपटीशन कराने की बात की जाए, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा कराने की बात की जाए, तो इससे जो है विद्यार्थियों में कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है, हीन भावना उत्पन्न होती है एक तरीके से, तो ये नहीं कराना चाहिए। ये जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऑप्शन में ज्ञान के निर्माण के लिए अवसर प्रदान करने की बात की जाए या फिर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई कार्य करने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट होता है, सही होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर बच्चे की जो है ज्ञान की संरचना के लिए उसको प्रचुर मौके प्रदान करें, बच्चा खुद एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखे। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना। देखिए कभी भी विद्यार्थियों को लेबलिंग करने की बात हो, नामांकित करने की बात हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है जिन बच्चों का जो है कम नंबर आता है या फिर जिनका ज़्यादा नंबर आता है, तो उनके अंदर क्या होती है, जिन बच्चों का कम नंबर आया उनके अंदर हीन भावना डेवलप होने लगती है धीरे धीरे कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा जो है नंबर में बेहतर नहीं कर रहा है, बट जो उसके अंदर अदर स्किल हो वो बेहतर हो। ठीक है, तो हमें नंबर के आधार पर कभी भी बच्चों को जज नहीं करना चाहिए या फिर नामांकित, लेबलिंग, ये इस तरीके की जो है चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। ये भी क्या होता है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए जो है नेगेटिव टैग वर्ड होता है, नामांकित करना, लेबलिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। देखिए जब भी अधिगम के लिए बच्चों को निष्प्रेरित करने की बात हो तो वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चों को सक्रिय रखना है, प्रेरित करना है। ठीक है, निष्प्रेरित नहीं करना है, तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। बिल्कुल सही बात, यही आपके लेव वाइगोस्की कहते हैं। ठीक है, और बात करें अगर हम लेव वाइगोस्की की या फिर जीन प्याजे की, तो इन लोग का संबंध किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद से ये लोग संबंध रखते हैं और ये बच्चे को एक्टिव मानते हैं, सक्रिय मानते हैं। ठीक है,
तो ये कभी भी रोटमेराइजेशन या फिर बच्चों को निष्क्रिय ये सारी चीज़ें नहीं कहेंगे, ये तो बच्चे को एक्टिव मानेंगे। और ये किसकी बात करते हैं, स्कैफ होल्डिंग की बात करते हैं। ये क्या होता है आपका, जैसे कि हम क्या करें, जब बच्चा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और वहाँ पर उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है या फिर बच्चा किसी पॉइंट पर अटक गया है, तो वहाँ पर उसको जो है हेल्प थोड़ी सी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करे, बस एक आध दो स्टेप के जो है वहाँ पर उसको सोल्यूशन बता दे, ताकि बच्चा जो है उन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही है, बच्चों को संकेत दे रही है या फिर इशारे दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टीचर क्या कर रही है, बच्चों को स्कैफ होल्डिंग प्रदान कर रही है। और इस बार जो आपका 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक नया वर्ड देखने को मिला आपका आलम्बन, ठीक है। हिंदी में इसके जो है अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं। आपका यहाँ पर पाड़ दे रखा है, कहीं कहीं पर आपको ढांचा दे देता है, और इस बार जो आया था आपका आलम्बन दे रखा था, तो इसलिए इंग्लिश में ही आप इसके वर्ड को याद कीजिएगा, स्कैफ होल्डिंग। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, देखिए ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगा, अर्थहीन की बात ये लोग नहीं करते, ये आपका नहीं होगा। ये तो बच्चे के लिए जो है अर्थपूर्ण होता है, जब बच्चे को आप किसी तरीके की हेल्प प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके यहाँ पर, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बात तो आपकी सही लग रही है, बट हम बाकी के ऑप्शन भी यहाँ पर देख लेते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं उसमें हमारी हेरिडिटी का तो रोल होता है, बट इसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। हम जिस इन्वायरमेंट पे रहते हैं वो चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं, ठीक है। हम किसके प्रोडक्ट होते हैं, अपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिली, या तो हमें हमारी आनुवंशिकता से मिली है, या तो हमने अपने वातावरण से ग्रहण की है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है पूरी तरीके से जीनों द्वारा निर्धारित, तो इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। देखिए अगर बच्चे को कोई जन्म से ही विकार है, जन्मजात विकार है, ठीक है, तो आप उसको कितना भी जो है अच्छा इन्वायरमेंट दे लीजिए, कितना भी अच्छा पौष्टिक आहार दे लीजिए, कितनी भी अच्छी देखभाल कर लीजिए, वो विकार जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि जन्मजात विकार को दूर जो है कर सकता है जो पौष्टिक आहार है या फिर देखभाल है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जो उसको हेरिडिटी से मिली है वो आजीवन रहने वाला है, क्योंकि वो जन्मजात विकार है, ठीक है। इसको हम जो इन्वायरमेंट के थ्रू थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर जो है अच्छी देखभाल से उसमें जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है, तो ये आपका नहीं होगा। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पर्यावरण में हमारा भाषाई विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, बल्कि सर्वांगीण विकास होता है, नैतिक विकास भी होता है, कई तरीके के विकास हमारे पर्यावरण में होते हैं, है ना। बट यहाँ पर दे रखा है भाषा विकास, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और जो केवल वर्ड होता है क्या होता है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए निगेटिव टाइप वर्ड होता है, तो ये भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिंपली आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, कि कुछ जो है पहलू हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं, यानी कि आनुवंशिकता से, और विकास के कुछ अन्य पहलू हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। ये बात आपकी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो ये तो बात जीन प्याजे कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने जो विकास है उसको जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं, तो इसलिए ये कहेंगे कि विकास क्या होता है, चरणों में होता है, क्योंकि इन्होंने डिवाइड कर दिया है स्टेज में, ठीक है। तो ये तो बात जीन प्याजे कहते हैं, बट यहाँ पर पूछा है कि क्या नहीं कहा जा सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात, ये भी बात जीन प्याजे कहते हैं, तभी तो इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है, नन्हा वैज्ञानिक कहा है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात जीन प्याजे ने कहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यही बात जो है जीन प्याजे ने नहीं कही है, ठीक है, क्योंकि ये अभ्यास की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण
स्वयं करता है, खुद एक्टिविटी करता है, क्रियाएं करता है, खोज करता है, अन्वेषण करता है, इसकी बात करते हैं, बट ये अभ्यास की बात नहीं करते हैं। और यही बात जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है क्या जीन पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता, तो यही नहीं कहा जा सकता, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया ये भी बात जीन पियाजे कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जीन पियाजे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, पहली कौन सी आपकी स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी इन्होंने क्या स्टेज बताई, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा यहाँ पर 2 से 7 साल तक का होता है, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, तीसरी जो इन्होंने स्टेज बताई वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है। और लास्ट जो इन्होंने स्टेज बताई वो बताई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 11 एबव होता है, यानी कि 11 से 15 साल भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर पियाजे की सेकेंड स्टेज के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, ये वाले स्टेज। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, एक ही जगह पर बच्चे का ध्यान केंद्रित होता है। जैसे कि अगर आप एक छोटे बच्चे को जो है, जो कि 2 से 7 साल का है, इसको आप जो है एक चौड़े ग्लास में जो है कोई नींबू का पानी दे दीजिए, या फिर किसी तरीके का कोई जूस दे दीजिए, और एक लंबे ग्लास में जो है इनको जो है जूस दे दीजिए। और जो बच्चा है यहाँ पर वो क्या करेगा, लंबे वाले ग्लास के जूस को यहाँ पर लेना पसंद करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि लंबे वाले ग्लास में जो है जूस ज़्यादा होगा, जबकि जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। ठीक है, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि अगर हम शेप और साइज को चेंज कर दें तो जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे का ध्यान होता है वो क्या होता है, एक ही जगह पर केंद्रित होता है। उसका ध्यान यहाँ पर किस चीज़ पे केंद्रित है, साइज पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे का ध्यान होता है वो क्या होता है, एक ही जगह पर केंद्रित होता है। तो ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्या पूछा है कि क्या सीमा नहीं है, क्या लिमिटेशन नहीं है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, बिल्कुल सही बात। देखिए जो प्रतीकात्मक विचार का विकास यानी जो सिंबॉलिक थॉट है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने मिस्टेक की थी। ये क्या होती है, जो सिंबॉलिक थॉट होती है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है, सीमा नहीं होती है, क्योंकि इसमें बच्चा सिम्बल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है। ठीक है, जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अहम केंद्रिता, ठीक है, अहम मान्यता इसको कह लीजिए, या फिर ईगो सेंट्रिज्म कह लीजिए। इसमें बच्चा जो होता है वो पूरी दुनिया का केंद्र खुद को ही मानता है, यानी वो सोचता है जैसा मैं सोचूंगा वैसा सामने वाला भी बंदा जो है सोचेगा। तो ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। तो ये भी नहीं होगा आपका। अनुत्क्रमणीयता, यानी अगर आप एक छोटे बच्चे को घर से जो है स्कूल छोड़ के आ जाओ, ठीक है, फिर बच्चा जो है वापस स्कूल से घर नहीं आ पाएगा, यानी उसके अंदर क्या होती है, इनरिवर्सिबिलिटी होती है, वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है। तो तीनों क्या है, यहाँ पर लिमिटेशन है, बट ये क्या है, जो सिंबॉलिक थॉट है ये विशेषता होती है। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा के पूछ सकता है कि क्या क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है, और आपको ऑप्शन कैसे दे सकता है, यहाँ पर फर्स्ट की जगह पर फर्स्ट और सेकेंड दे सकता है यहाँ पर, और सेकेंड ऑप्शन की जगह पर आपको यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करके दे सकता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन की जगह आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है चारों ऑप्शन दे सकते हैं, इसी तरीके के ऑप्शन दे सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इन तीनों के साथ में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को जो है सीटेट के एग्जाम में कई तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जाता है, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा मैंने जीन पियाजे का एक कंप्लीट सेशन कराया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग वो 40 से 45 मिनट का वीडियो है, बट जितने भी आपके एग्जाम में अभी तक जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मोस्टली बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो आपके एग्जाम में बने हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने वहाँ पर पिकअप किया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस क्लास का लिंक दे दूँगी, या फिर चैनल के प्ले सेक्शन में भी आपको उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो कि जीन पियाजे से बने कवर कराया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात। जब बच्चा जो है किसी भी खेल को खेलता है तो यहाँ पर जो उसका शरीर होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, ठीक है। वो वहाँ पर क्या होता है, जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो एक्टिव होती हैं, तो वो अपने बॉडी पर जो है निपुणता प्राप्त करता है। ये बात सही है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि पूछा है डैश के अलावा, ठीक है। यह उनकी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी बात सही है क्योंकि जो जब बच्चा किसी भी चीज़ को खेलता है तो वहाँ पर जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो एक्टिव होती हैं, तो ये भी बात सही है, तो ये भी नहीं होगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका, यही बात जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसके अलावा जो है निम्नलिखित कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किए जाएं, ये भी बात क्या है आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जो है जब किसी भी खेल को खेलता है तो वहाँ पर वो अनेक तरीके के कौशल सीखता है, ठीक है। साथ साथ जो है उसकी एक तरीके से एक्टिविटी भी हो जाती है, ठीक है। उसका जो है विकास भी अच्छा होता है, तो ये बात जो है यहाँ पर सही है। यहाँ पर निगेटिव पूछा था तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने को आमंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। देखिए इसमें बच्चा क्या करेगा, अगर वो जानता होगा तो यहाँ पर बता देगा, नहीं जानता होगा तो नहीं बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो गंभीर रूप से नहीं सोचेगा, यानी जो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो यहाँ पर डेवलप नहीं होगी, तो ये नहीं होगा आपका सही जवाब क्या है। तो इसमें भी बच्चा अगर जो राइट जवाब होगा उसको पता होगा तो बता देगा, नहीं पता होगा तो वो यहाँ पर नहीं बताएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, वन लीनियर क्वेश्चन, जिसमें कि डायरेक्ट आंसर बताना होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो डेवलप नहीं होती है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, यानी आपने बच्चे को जो है कोई स्थिति दे दी और उससे कहा कि क्या आप इसी तरीके की सेम इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो बच्चा जो है पहले से ही उन चीज़ों के बारे में जानता है, तो यहाँ पर जो उसकी थिंकिंग है वो डेवलप नहीं होगी ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। जब भी विभिन्न तरीकों की सोचने की बात हो, जब भी जो है अपसारी चिंतन की बात हो, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, कई तरीके से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होती है। बच्चा क्या करता है, गंभीर रूप से जो है सोचता है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति और ट्यूशन। देखिए जो बच्चे होते हैं वो मीडिया से भी सामाजिकरण की भूमिका ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लिंग भूमिकाएं दे रखा है। देखिए बच्चा जो है मीडिया से भी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि मीडिया में अगर आपने अक्सर देखा होगा तो ज़्यादातर जो है यही चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो फीमेल है वो घर के काम करते हुए दिखाई जाती है और जो मेल है वो बाहर ऑफिस के काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, मीडिया से भी लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा है किसको छोड़कर, ठीक है। सामाजिकरण, तो समाज में तो सारी चीज़ें चलती हैं कि लड़के जो है बाहर के काम करेंगे, लड़कियां घर के अंदर के काम करेंगे, तो ये तो हमारे समाज में पहले से चली आ रही रूढ़िबद्ध धारणाएं जो कि अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी बच्चा जो है लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, तो ये भी नहीं होगा। संस्कृति से भी बच्चा ग्रहण करता है, तो ये भी नहीं होगा। ट्यूशन से बच्चा नहीं ग्रहण करता है, तो इसी को छोड़कर जो है बच्चा अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। देखिए मैंने अभी जीन पियाजे की स्टेजेस के बारे में आपको बताया है। पहली स्टेज क्या थी, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कि बच्चा जन्म से 2 साल तक का था, तो ये तो होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसी को सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, या फिर संवेदी गामक अवस्था कह लीजिए, या फिर इंद्रिय गामक अवस्था कह लीजिए, क्योंकि इसमें जो बच्चा उसके 5 सेंसेस होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, उनके थ्रू जो है चीज़ों को सीखता है, चीज़ों के बारे में जानता है। इसमें कि बच्चा कितने साल तक का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है, तो ये तो जो है जीन पियाजे की स्टेज होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पूछा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, ठीक है। पूर्व संक्रात्मक अवस्था भी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है 2 से 7 साल का होता है, तो ये भी नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी जीन पियाजे के द्वारा दी गई, इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है, तो ये भी नहीं होगा। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये जीन पियाजे के द्वारा नहीं दी गई है, उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज दी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दी है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, अनौपचारिक, ठीक है। और यही जो है जीन पियाजे ने नहीं दी है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सीधे पूछा था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है,
बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए जब भी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जीन पैजे से रिलेट करके पूछा हुआ है। देखिए जब भी पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जस्ट जोड़ने की बात की जाए, जस्ट ऐड करने की बात की जाए, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, असिमिलेशन, यानी कि आत्मसातीकरण। इसको आप समावेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जब भी जोड़ने, जस्ट ऐड करने की बात की जाए, किसमें, अपने प्रीवियस नॉलेज में नवीन ज्ञान, नए ज्ञान को, ठीक है, जस्ट ऐड करने की बात की जाए, तो वहाँ पर आपका असिमिलेशन यानी कि समावेशन होता है। ठीक है, इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, हिंदी में वर्ड जो है चेंज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब भी पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की बात की जाए, बट कैसे, चेंज के साथ में, मॉडिफिकेशन के साथ में, ठीक है, कुछ बदलाव के साथ में, तब वहाँ पर क्या होगा, आपका अकोमोडेशन होगा, समावेशन होगा। इन दो पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। जब भी प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को जोड़ने की, बस जोड़ने की बात की जाए, तो वहाँ पर आपका सिंपली असिमिलेशन, आत्मसातीकरण यानी कि समावेशन होगा। ठीक है, बट नए ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज में यानी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान जुड़ा तो जा रहा है, बट चेंज के साथ में, मॉडिफिकेशन के साथ में, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अकोमोडेशन, ठीक है, समायोजन होता है आपका। तो ये चीज़ ध्यान में देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ विभेद करने की बात की जा रही है। ठीक है, बच्चा परिवेश की वस्तुओं में जाने, परिवेश की वस्तुओं के बारे में जानता है और उसमें क्या कर लेता है, अंतर कर लेता है। ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें तो बच्चा 11 से 15 साल तक का होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा यहाँ पर। संवेदीय प्रेरक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा क्या कर लेता है, परिवेश की वस्तुओं के बारे में जान जाता है, साथ ही साथ जो है उनमें अंतर भी कर पाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नैतिक विकास अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन प्याजे ने, तो जीन प्याजे ने तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। फ्रॉयड यहाँ पर होंगे नहीं, स्ट्रियर्स भी नहीं होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने कि नैतिक विकास के 3 लेवल बताए और जो है 3 स्तर जो है इन्होंने बताया, और स्टेज कितनी बताई इन्होंने, 6 स्टेज जो है इन्होंने बताई। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ज़रा क्वेश्चन देखिए, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन प्याजे इसे अहम केंद्रितावाद भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जो जीन प्याजे हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, इस चीज़ को अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, यानी जहाँ पर बच्चा खुद से बोल कर जोर से बातें करता है। जैसे कि एक बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, टी शर्ट को फोल्ड करते तय करते टाइम क्या कर रही है, खुद से बातें कर रही हैं। तो जीन प्याजे उसी चीज़ को अहम केंद्रिता कहते हैं, और जो लेव वाइगोस्की है ये इस चीज़ को प्राइवेट स्पीच कहते हैं, निजी वार्ता कहते हैं, जिसमें कि बच्चा अपनी सोच को विनियमित करता है, एक दिशा देता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा। देखिए यहाँ पर जो जीन प्याजे ये समाज की उतनी बात नहीं करते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनुकरण की बात ये लोग नहीं करते हैं, तो स्किनर व्यवहारवादी लोग करते हैं, तो ये नहीं होगा। जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों में अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में कहते हैं। नहीं, जीन प्याजे तो कहते हैं अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में, बट लेव वाइगोस्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। देखिए यहाँ पर अगर लिंग की बात की जाए तो आपको जो है इस क्वेश्चन में इंग्लिश की तरफ एक बार जरूर देख लेना है। अगर वहाँ पर सिर्फ जेंडर लिखा हो तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचना। ठीक है, जेंडर क्या होता है, सामाजिक संरचना होता है, क्योंकि ये हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है। बट अगर जो है सेक्स लिखा हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल जो है
सत्ता हो जाएगा यहाँ पर जैविक, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा यानी कि जैविक सत्ता। ठीक है, तो इन दोनों को ज़रा देख लेना है। तो हमने इस क्वेश्चन को देखा था इंग्लिश में, तो वहाँ पर जेंडर ही दे रखा था, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना, क्योंकि ये हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण। देखिए, जो भी व्यक्ति लेव वाइगोस्की के जो है सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखेगा वो मानकीकृत परीक्षण की बात नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। देखिए, लेव वाइगोस्की होंगे, जीन प्याजे होंगे, ये लोग कंस्ट्रक्टम विजन से इनका संबंध है, रचनावाद से, और ये कभी भी रोड मेमोराइजेशन की बात नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। वस्तु परक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देना भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की समाज से इंटरेक्ट करके अंतःक्रिया करके सीखने की बात करते हैं, तो यहाँ पर सहयोगी प्रोजेक्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। देखिए, जब भी अलग करने की बात हो या फिर बच्चों को नामित करने की बात हो, लेबलिंग करने की बात हो, तो वो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, सारे के सारे वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, और इससे बच्चों के अंदर हीन भावना डेवलप होती है, तो ये नहीं होगा। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बिल्कुल सही बात। जब एक टीचर जो है बच्चों से बातचीत करता है तो बच्चे भी टीचर के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को जो है महत्व दें। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता, और इसका जो है एज अ टीचर के रूप में सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी बात है। हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, हर बच्चे के अंदर जो है अपने कौशल होते हैं, तो ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा कि सभी के लिए कठोर नियम लागू करें। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। देखिए, जब बच्चा जो है चीज़ों को अलग तरीके से सीख रहा है तो हम उसका समान आकलन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जो आकलन के तरीके वो भी क्या होने चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड होने चाहिए, यानी विभिन्न तरीके से बच्चों का आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, विभेदी आकलन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि समान आकलन की बात की गई है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ठीक है, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। देखिए, केवल वर्ष के अंत में एक बार आकलन नहीं करना चाहिए, बल्कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही जो बच्चों का आकलन है वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। देखिए, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ये आपका गलत होता है, इससे बच्चों के अंदर हीन भावना डेवलप होती है। ठीक है, तो तुलना करने की बात हो या फिर केवल वर्ड हो, तो ये सारे क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड है। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि आकलन तो बच्चे किस तरीके से सीख पाया, बच्चे के सीखने में कहाँ पर कमी रह गई, इस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। सिंपली फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे बच्चे और जो टीचर है दोनों को फीडबैक प्राप्त हो, प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, इसलिए आकलन किया जाता है बच्चे का, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका अधिनायकी। देखिए, अधिनायकी की बात नहीं करता है, जो एनसीएफ 2005 है वो क्या कहता है कि टीचर कैसा होना चाहिए, एज ए फैसिलिटेटर, सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनुमति परक नहीं होना चाहिए, सत्तावादी नहीं होना चाहिए, सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम हो वहाँ पर बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करे। ठीक है, और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में बच्चे विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं। ये गलत हो जाएगा। जब भी एकमात्र या केवल वर्ड होते हैं तो ज़्यादातर केस में आपका वो ऑप्शन नहीं होता है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक टीचर जो होता है, जो बच्चे से अपेक्षाएं रखता है, बहुत ही बच्चे के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता
न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, बल्कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो तो कहती है कि हम सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करें, चाहे बच्चा दृष्टिबाधित हो या फिर श्रवण बाधित हो। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है हानिकारक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, ये गलत हो जाएगा। हमें सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके एजुकेशन देना, और कैसा एजुकेशन देना है, एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यानी बच्चे को जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दो ऑप्शन तो आपके यहाँ से हो गए बाहर। शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षक जो है अपने दृष्टिकोण में चेंज लाए कि बच्चा सीख नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जो बच्चे डिसेबल होते हैं उनसे ये एक तरीके की उनके मन में भावनाएं आ जाती है कि ये बच्चा सीख नहीं सकता। नहीं, हर एक बच्चा चीज़ों को सीख सकता है, बट थोड़े से जो है सिस्टम में बदलाव की जो है देरी है, सिस्टम में चेंज किया जाए, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, बच्चा जो है सीख सकता है। हर बच्चे के अंदर जो है सीखने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, तो अब आ भी गया आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये बात देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा भारत है वो क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अनेक जो है संस्कृति, समाज, धर्म के लोग रहते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनसे जो है हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखने को मिलती है, अनेक कौशल सीखने को मिलते हैं। ठीक है, हम विभिन्न तरीके के लोगों के बारे में जान पाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरह एक क्लासरूम में भी विभिन्न धर्म के जो है बच्चे हो सकते हैं, विभिन्न समाज के, विभिन्न कल्चर के, विभिन्न भाषा के। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जब बच्चा इंटरेक्ट करता है, परस्पर क्रिया करता है, तो उनसे जो है अनेक प्रकार के कौशल सीखता है, अनेक चीज़ों के बारे में जानता है, उनकी संस्कृति के बारे में जानता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी श्रेणीबद्ध या फिर लेबलिंग की बात हो तो वो ऑप्शन नहीं होगा। ये तो बच्चे को कौशल सीखने में हेल्प करते हैं। गलत तो आपका होगा नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि ये चीज़ गलत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या कहती है कि हर प्रकार का बच्चा सीख सकता है, चाहे बच्चा सुनने में असमर्थ हो या फिर दृष्टिबाधित हो, बट हम क्या करें, उसको एज पर नीड एजुकेशन दें, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा सुनने में असमर्थ है तो उसके सामने हम चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत करें, या फिर जो मशीन होती है वो ला करके दें। अगर बच्चा देखने में असमर्थ है तो उन बच्चों के लिए जो है ब्रेल लिपि की जो सुविधाएं होती है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहती है, समावेशी शिक्षा भी कहती है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ये कहना गलत हो जाएगा। अगर हम उसको जो है थोड़े से उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, थोड़े से अपने जो टीचिंग मेथड है उसमें चेंज लाएं, तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेज देना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए इससे बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होती है। जब आप उसको जो है किसी अदर स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे बच्चों से अलग है, सीख नहीं सकता चीज़ों को। ठीक है, तो ये नहीं करना है। यही आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हमें नियमित विद्यालय में ही बच्चों को जो है पढ़ाना है, बट एज़ पर नीड। ठीक है, उपयुक्त सुविधा और साधन के उपलब्ध कराकर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस क्लास की PDF भी आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।